नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। वस्तु और सेवा कर परिषद की 49वीं बैठक में कई निर्णय लिए गए। हरियाणा का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। एक भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी से टकराया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम को मंजूरी दी। मत्स्य पालन विभाग गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक सागर परिक्रमा कार्यक्रम के तीसरे चरण की मेजबानी करेगा। और वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि जैविक कृषि प्रमाणन में अनियमितताओं की जांच के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक करारोपण, कर संग्रह आदि से संबंधित है। वस्तु और सेवा कर परिषद की 49वीं बैठक में कई निर्णय लिए गए। इस बैठक में जीएसटी अपीलीय अधिकरण को अनुमोदित किया गया। जीएसटी कानूनों के तहत विवादों के समाधान के लिए जीएसटेट के गठन को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 सीजीएसटी के तहत जीएसटेट और उसकी खंडपीठों का गठन करना अनिवार्य किया गया है। आपको बता दें कि जीएसटेट की राष्ट्रीय यानी कि प्रधान पीठ नई दिल्ली में होगी और जीएसटेट की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। इसमें 2 तकनीकी सदस्य और 2 न्यायिक सदस्य होंगे। इसमें केंद्र और राज्य से एक सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा जीएसटी प्रतिपूर्ति पर भी निर्णय लिया गया। इसके लिए कहा गया कि केंद्र सरकार ने राज्यों की बकाया जीएसटी प्रतिपूर्ति की संपूर्ण राशि 33,506 करोड़ रुपए के भुगतान की घोषणा की है। माल और सेवा कर राज्यों को प्रतिकर अधिनियम 2017 में राज्यों को प्रतिपूर्ति संबंधी प्रावधान किया गया है। इसके तहत राज्यों को जीएसटी के क्रियान्वयन के कारण होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया है। इसे लागू करने के लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर अधिनियम की स्थापना की गई थी। ये निधि कुछ निश्चित वस्तुओं पर लगाए गए उपकर द्वारा वित्त पोषित होती है। जीसीसीएफ में पर्याप्त राशि नहीं होने की वजह से केंद्र सरकार अपने स्वयं के संसाधनों से राज्य को प्रतिपूर्ति जारी करेगी और स्थापित निधि में धन आने पर भविष्य में समायोजन करेगी। इसके अलावा मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट को भी अपनाया गया। जीएसटी के तहत कुछ क्षेत्रों पर क्षमता आधारित कराधान और विशेष संरचना योजना पर जीओएम की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य पान मसाला, गुटखा चबाने वाले तंबाकू जैसी वस्तुओं से राजस्व संग्रह में सुधार करना है। इसके अलावा और भी कई बदलावों पर बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ये हैं कि शैक्षणिक संस्थानों और केंद्रीय तथा राज्य शैक्षिक बोर्डों को प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए उपलब्ध छूट को विस्तार दिया गया है और अब वे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए सहित किसी भी प्राधिकरण के माध्यम से प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। कुछ जींसों पर जीएसटी दर को कम किया गया है। उदाहरण के लिए राब, बेसिकली ये गुड़ का लिक्विड फॉर्म होता है। इसके अलावा पेंसिल शार्पनर। जीएसटी परिषद जीएसटी पर केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। जीएसटी परिषद को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के तहत राष्ट्रपति ने गठित किया था। और अब बात करते हैं अगली खबर की। हरियाणा का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस परमाणु संयंत्र को हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित किया जाएगा। निर्माणाधीन गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना में 700 मेगावाट विद्युत क्षमता की 2 इकाइयां होंगी। इनमें से प्रत्येक इकाई में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का प्रयोग किया जाएगा। भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना डॉक्टर होमी भाभा ने की थी। ये कार्यक्रम एक बंद नाभिकीय ईंधन चक्र पर आधारित है। चरण 1 में प्राकृतिक यूरेनियम से संचालित PHWRs प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में भारी जल का उपयोग मंदक और शीतलक के रूप में किया जाता है। चरण 2 के तहत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में पहले चरण से प्राप्त प्लूटोनियम 239 का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा और यूरेनियम 238 का उत्पादन किया जाएगा। चरण 3 में थोरियम के उपयोग के लिए अत्याधुनिक परमाणु ऊर्जा प्रणालियां विकसित की जाएंगी। वर्ष 2013 में भारत सफलतापूर्वक चरण 1 में पहुंच गया था। पहले चरण की तकनीक के आधार पर देश के 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 22 से ज्यादा परमाणु रिएक्टर्स का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कि 18 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं और 4 लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं। भारत इस समय 3 स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में है। भारत की वर्तमान परमाणु विद्युत क्षमता 6,780 मेगावाट है।
वर्ष 2031 तक इसके बढ़कर 22,480 मेगावाट हो जाने की संभावना है। परमाणु ऊर्जा भारत के लिए विद्युत का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। आपको बता दें कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि परमाणु ऊर्जा संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया गया है। ये अधिनियम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को संयुक्त उपक्रम बनाने की अनुमति देता है। परमाणु नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 से संबंधित मुद्दों का समाधान किया गया है और इसके अलावा भारतीय परमाणु बीमा पूल की स्थापना की गई है। भारत में परिचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु विद्युत स्टेशन है, राजस्थान में रावत भाटा, गुजरात में काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र, महाराष्ट्र में तारापुर, कर्नाटक में कैगा, तमिलनाडु में मद्रास परमाणु विद्युत स्टेशन और कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र। अगली खबर पृथ्वी और अंतरिक्ष से जुड़ी हुई है। एक भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी से टकराया। हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के आवरण में बनी एक दरार से सौर पवन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गई और इससे जीवन श्रेणी का भूचुंबकीय तूफान पैदा हुआ। सौर पवनों के साथ साउथ पॉइंटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स ने पृथ्वी के चुंबकीय सुरक्षा आवरण को कमजोर कर दिया था और इसी के कारण ये दरार उत्पन्न हुई। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पृथ्वी के चुंबकीय मंडल में एक विक्षोभ है। चुंबकीय मंडल पृथ्वी के चारों ओर का वो क्षेत्र है जो उसके चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होता है। पृथ्वी का चुंबकीय मंडल पृथ्वी को सूर्य द्वारा उत्सर्जित अधिकतर कणों से बचाता है। ये पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष में सौर पवनों के माध्यम से ऊर्जा के बड़े पैमाने पर विनिमय के कारण घटित होता है। GMS को G1 और G5 के बीच वर्गीकृत किया गया है। G5 सबसे प्रबल भूचुंबकीय तूफान होते हैं। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के प्रभाव ये होते हैं कि इससे चमकदार रेड ऑरोरा का निर्माण होता है। ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैसे नेविगेशन सिस्टम को बाधित करते हैं। इसके अलावा ये पावर ग्रिड और पाइपलाइंस में हानिकारक भूचुंबकीय प्रेरित धाराएं उत्पन्न करते हैं। ये उपग्रह की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों और अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों के पायलट्स को अधिक विकिरण के प्रभाव में लाते हैं। रेड ऑरोरा तब उत्पन्न होता है जब सौर किरण ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है और इस तरह से कम ऊंचाई पर मौजूद सघन ऑक्सीजन की तुलना में इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन उच्च आवृत्ति या उच्च तरंग दैर्ध्य पर उत्तेजित होती है और इससे वो लाल रंग का दिखाई देने लगता है। अगला टॉपिक शिक्षा से संबंधित है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम को मंजूरी दी। AICTE ने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी तथा इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चरिंग में डिप्लोमा के लिए डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम को लॉन्च किया है। ये छात्रों के लिए अलग अलग प्रकार की रोजगार भूमिकाएं और वेतन प्रोत्साहन प्रदान करेगा। VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये क्षेत्र अधिक वेतन भुगतान करने वाला उद्योग है। साथ ही इसमें ऑटोमेशन का भी जोखिम नहीं है। ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की स्थापना और विस्तार के लिए बेहतर परिवेश तैयार करेगा। VLSI एक सिंगल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप पर सैकड़ों हजारों ट्रांजिस्टर को एकीकृत करता है। इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप या माइक्रोचिप भी कहा जाता है। ये एक छोटे से सपाट टुकड़े पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक सेट होता है। ये सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। सेमीकंडक्टर चिप्स ऐसी सामग्रियां हैं जिनकी विद्युत चालकता इंसुलेटर से ज्यादा लेकिन शुद्ध कंडक्टर से कम होती हैं। इन्हें मेमोरी चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर और इंटीग्रेटेड चिप्स सहित कुछ श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ताइवान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका चिप उत्पादन करने वाले अग्रणी देश हैं। वर्तमान में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का मूल्य 500 से 600 बिलियन डॉलर है। भारत में 2026 तक इसकी मांग बढ़कर 70 से 80 बिलियन डॉलर तक हो जाएगी। सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि इसकी प्रक्रिया ज्यादा महंगी है। इस उद्योग को निर्बाध बिजली आपूर्ति की जरूरत पड़ती है, जो कि भारत में एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा अति शुद्ध जल की आवश्यकता पड़ती है। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए कई पहलें भी की गई हैं, जैसे कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा की गई है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के उत्पादन के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी PLI योजना की घोषणा की गई है। डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के लिए वित्तीय सहायता भी दी जा रही है और चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और अगली खबर नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित है। मत्स्य पालन विभाग गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक सागर परिक्रमा कार्यक्रम के तीसरे चरण की मेजबानी करेगा। सागर परिक्रमा कार्यक्रम सभी तटीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किए जाएंगे।
सागर परिक्रमा का ये तीसरा चरण सागर परिक्रमा के पहले और दूसरे चरण का क्रमिक विस्तार है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि वाला देश है। दोनों ही मामलों में पहले स्थान पर चीन है। भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक देश है। वैश्विक मछली उत्पादन में भारत 7.7% का योगदान करता है। मत्स्य क्षेत्र को सनराइज सेक्टर के रूप में भी मान्यता दी गई है। ये क्षेत्र लगभग 280 लाख लोगों को प्राथमिक स्तर पर और इसकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में लगभग इससे दोगुनी संख्या में आजीविका सहायता प्रदान करता है। और इसीलिए मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहलें की हैं, जैसे कि नीली क्रांति मुख्य रूप से जलीय कृषि और मत्स्य संसाधनों से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसमें अंतर्देशीय और समुद्री दोनों स्रोत शामिल हैं। वर्ष 2015 में मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की गई थी। वर्ष 2020 से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जा रहा है। और अब बात करते हैं सागर परिक्रमा कार्यक्रम के लक्ष्य के बारे में। इसका लक्ष्य है मत्स्य पालन से संबंधित अलग अलग योजनाओं की जानकारी का प्रसार करने के लिए मछुआरों, तटीय समुदायों और हितधारकों के साथ संवाद को सुगम बनाना, आत्मनिर्भर भारत की भावना के साथ सभी मछुआरों, मत्स्य कृषकों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करना, राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा के लिए समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग और तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका के बीच संधारणीय संतुलन पर ध्यान देने के साथ जिम्मेदार मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि जैविक कृषि प्रमाणन में अनियमितताओं की जांच के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। मंत्रालय ने फील्ड स्तरीय अनियमितताओं की जांच करने के लिए अतिरिक्त ऑन-साइट उपायों को अपनाना शुरू कर दिया है। इन उपायों में जैविक कृषि को प्रमाणित करने वाले संगठनों का सत्यापन भी शामिल है। जैविक खाद्य पदार्थों का प्रमाणन ये सुनिश्चित करता है कि ये पदार्थ निर्धारित मानकों का अनुपालन करें। जैविक खाद्य पदार्थ राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम या पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया के तहत प्रमाणित है। एनपीओपी में प्रमाणन निकायों को मान्यता देना और जैविक कृषि एवं विपणन को बढ़ावा देना शामिल है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को वाणिज्य मंत्रालय के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तहत शुरू किया गया है। यूरोपीय आयोग और स्विट्जरलैंड ने अप्रसंस्कृत पादप उत्पादों के लिए एनपीओपी मानकों को मान्यता दी है। पीजीएस इंडिया को कृषि मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है। ये एनपीओपी मानकों पर आधारित है, लेकिन इसकी प्रमाणन प्रक्रिया अलग है। पीजीएस केवल घरेलू उपयोग के लिए है। जैविक कृषि में जैविक उर्वरकों जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर की खाद आदि और जैविक खेती की पद्धतियों का उपयोग किया जाता है और इसकी वजह से उत्पादन की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना फसलों का संधारणीय उत्पादन होता है। जैविक कृषि के विपरीत प्राकृतिक खेती में मृदा में न तो रासायनिक और न ही जैविक खाद डाली जाती है। वास्तव में मृदा में कोई बाहरी उर्वरक नहीं मिलाया जाता है। अब जैविक कृषि इसलिए भी लाभदायक है क्योंकि ये प्रदूषण को कम करके पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखती है, फसल के खराब होने के जोखिम को कम करती है, इनपुट लागत को कम करती है जिससे कि ज्यादा लाभ मिलता है और ये निर्यात की क्षमता को भी बढ़ाती है क्योंकि आजकल जैविक कृषि का प्रचलन है और जैविक उत्पादों का कंजम्पशन बढ़ा है क्योंकि लोग अब स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज्यादा जागरूक हो गए हैं और विदेशों में खासा तौर पर इसकी डिमांड है। हालांकि जैविक कृषि के कई नुकसान भी हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जैविक कृषि इतनी आसान नहीं होती है, इसमें बहुत ज्यादा श्रम की जरूरत पड़ती है और इसके जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है वो काफी सख्त है, जिससे कि किसानों को जैविक कृषि करने के लिए कोई खास प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है और इसीलिए वो जैविक कृषि करने से बचते हैं। इसके अलावा विशेष बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, वो भारत में अभी उतने बड़े स्तर पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि इससे जुड़ी और भी कई इंपॉर्टेंट जानकारी हैं, जैसे कि केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि वो सिक्किम में एक उच्च गुणवत्ता वाली एक आधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करेगी। इससे राज्य में जैविक उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। जैविक उत्पादकों की संख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। प्रतिभूति बाजार विनियमन। प्रतिभूति बाजार प्रतिभूतियों का व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। भारत में इस बाजार का विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कानूनों के अंतर्गत करता है। प्रतिभूति संविदा विनियमन कानून 1956 कानून स्टॉक एक्सचेंजों को मान्यता देने या नहीं देने का कार्य करता है।
साथ ही ये कानून इनके कामकाज आदि के लिए नियम भी निर्धारित करता है। सेबी अधिनियम 1992 के तहत सेबी प्रतिभूति बाजार के विनियमन के अलावा निवेशकों के हितों की रक्षा करता है और पूंजी या प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। अगला है निक्षेपागार अधिनियम 1996। इस कानून ने इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी जाने वाली अभौतिक प्रतिभूतियों की अवधारणा को लागू किया है और इसे वैध बनाया है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कानून सेबी को प्रतिभूतियों के निर्गमन और हस्तांतरण आदि को विनियमित करने की शक्ति देता है। अगला टॉपिक है शिंकुला सुरंग। केंद्र ने नीमू पदम दारचा रोड लिंक पर 4.1 किलोमीटर लंबी शिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है। शिंकुला दर्रा हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी और लद्दाख की जास्कर घाटी को जोड़ता है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना प्रोजेक्ट योजक के तहत करेगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य अटल सुरंग की तरह अधिक से अधिक सुरंगों और ऐसी सड़कों का निर्माण करना है जो कनेक्टिविटी को बनाए रखे। ये सुरंग लद्दाख को सभी मौसम में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये देश के अन्य हिस्सों से लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सबसे छोटी दूरी वाला मार्ग होगा। इस सुरंग के जरिए सुरक्षा बल अधिक तेजी से इस क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सैन्य अभ्यास की। दस्तलिक अभ्यास ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला टॉपिक है जल सतह के नीचे ध्वनि उत्सर्जन। आंध्र विश्वविद्यालय ने भारतीय जल क्षेत्रों में जहाजों द्वारा जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि के स्तर का मापन शीर्षक से एक अध्ययन किया है। यह अध्ययन विशाखापत्तनम बंदरगाह और गोवा के मोर्मुगांव बंदरगाह पर आयोजित किया गया है। पूर्व और पश्चिम के इन बंदरगाहों का अध्ययन करने के बाद इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारतीय जल में UNE यानी अंडर वाटर नॉइज एमिशन या फिर जल के भीतर ध्वनि दबाव का स्तर 1 माइक्रोपास्कल के सापेक्ष 102 से 115 डेसिबल है। पूर्वी तट का ध्वनि स्तर पश्चिम की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। जहाजों के जरिए बढ़ता मानव जनित UNE बॉटल नोज डॉल्फिन, मैनाटी यानी कि समुद्री गाय, पायलट व्हेल्स, सील और स्पर्म व्हेल जैसे समुद्री स्तनधारी जीवों के समक्ष खतरा पैदा कर रहा है। इससे सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा ये व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन, मास्किंग और तनाव का कारण बन सकता है। अब इसमें मास्किंग किसको कहा जाता है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके समाधान के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि हरित बंदरगाहों का विकास किया जाना चाहिए। ध्वनि स्तर को कम करने के लिए विनियम बनाए जाने चाहिए। जहाजों की गति 5 नॉट से कम होनी चाहिए और शिपिंग लेन का रास्ता समुद्री प्रजातियों के विचरण वाले क्षेत्रों से दूर होना चाहिए। अगला टॉपिक है फसाई यानी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर यानी आशा ने यह आरोप लगाया है कि फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर FFRC के सदस्य सार्वजनिक खाद्य फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम से आर्थिक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। आशा वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और गैर सरकारी संगठनों का एक अम्ब्रेला संगठन है। FFRC भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के तहत एक उद्योग आधारित संगठन है। ये मानकों, खाद्य सुरक्षा प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं पर सूचना और इनपुट प्रदान करता है। फसाई का गठन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत किया गया है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ये खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करता है। इसके अलावा ये मानव उपभोग के लिए सुरक्षित खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करता है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग। भारत को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। आयोग को वर्ष 1946 में स्थापित किया गया था। यह आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसोक के 9 कार्यात्मक आयोगों में से एक है। ये इकोसोक को सामान्य प्रकृति की सामाजिक नीतियों पर सलाह देता है। मुख्य रूप से ये विशेष अंतर सरकारी एजेंसियों द्वारा कवर नहीं किए गए सामाजिक क्षेत्र के सभी मामलों पर सलाह देता है। इसके 46 सदस्य होते हैं। ये 4 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। इनका चयन इकोसोक समान भौगोलिक वितरण के आधार पर करती है। इकोसोक संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसे 1945 में स्थापित किया गया था। चंद्रयान 3 लैंडर ने महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। EMI-EMC परीक्षण उपग्रह मिशनों के लिए संचालित किया जाता है। इसे अंतरिक्ष परिवेश में उपग्रह उपप्रणालियों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने और अपेक्षित विद्युत चुंबकीय स्तरों पर इनकी अनुकूलता की जांच के लिए आयोजित किया जाता है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही अनुवर्ती मिशन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के
पास उच्च भूमि पर एक लैंडर और रोवर को उतारना है। इसके 3 प्रमुख मॉड्यूल हैं। इनके नाम प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर हैं। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV मैक 3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला टॉपिक है सीकल सेल एनीमिया। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार 2047 तक सीकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए मिशन मोड में कार्य करेगी। सीकल सेल एनीमिया रक्त से जुड़ा हुआ एक वंशानुगत रोग है। ये रोग दक्षिण भारत में रहने वाली जनजातियों में ज्यादा देखा गया है। ये लाल रक्त कोशिकाओं के आकार को प्रभावित करता है। RBC शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इस रोग से ग्रसित लोगों में हीमोग्लोबिन S नामक एक विशेष हीमोग्लोबिन अणु होता है। ये अणु लाल रक्त कोशिकाओं को दरांती या अर्धचंद्र के आकार में विकृत कर सकता है। सीकल सेल की विकृत कार्यप्रणाली से लोगों को लीवर, हृदय, गुर्दे, पित्ताशय की थैली, आंखों, हड्डियों और जोड़ों में समस्या हो सकती है। स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांट इस बीमारी का एकमात्र इलाज है, लेकिन इसमें काफी जोखिम होता है। सीकल सेल एनीमिया विकार के साथ पैदा होने की संभावना के मामले में भारत दूसरा सबसे बुरी तरह प्रभावित देश है। अगला टॉपिक है सीसी मक्खी। येल के शोधकर्ताओं के मुताबिक सीसी मक्खियां एक वाष्पशील फेरोमोन यानी रासायनिक संकेत का स्राव करती हैं। ये मक्खियां अफ्रीकन ट्रिपनोसोम्स नामक प्रोटोजोआ परजीवी की वाहक होती हैं। जब ये मक्खियां किसी मनुष्य या जानवरों को काटती हैं तो वे इन परजीवियों को इनमें प्रसारित कर देती हैं। ये परजीवी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जैसा रोग फैलाते हैं। ये रोग मनुष्यों के लिए घातक होता है। इसके अलावा ये परजीवी पशुओं और अन्य जानवरों को प्रभावित करने वाला नगाना रोग भी फैलाते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।